जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रहार जीएस में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा क्लास लेकर आ रहे हैं। तीसरे क्लास में हम लोग सूर्य सन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके बाद गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ और फिर तारे कैसे बने, सब कुछ हमने क्लियर पढ़ लिया। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अभी हम लोग सन के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले हमने ब्रह्मांड को पढ़ा, ब्रह्मांड के बाद हमने गैलेक्सी के निर्माण के बारे में देखा, उसके बाद स्टार्स। तो सबसे पहले बना ब्रह्मांड, उसके बाद बने गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर बने स्टार्स और सूर्य हमारा भी एक स्टार है। तो अब हम सूर्य को पढ़ेंगे, इसके बाद सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। सब कुछ सीरीज में चल रहा है, बस ध्यान से पर हर वीडियो को देखना है, आपका काम हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग सूर्य को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल कि सूर्य एक तारा है, ध्यान में रखेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारों की उत्पत्ति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवा दिए हैं आपको। अब जाके वीडियो देखिए, प्रीवियस वीडियो एकदम चकाचक धकाधक क्लियर होगा, ठीक है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, गोला, गैसीय गोला है, उसमें गैस है और दो गैस मुख्य रूप से है, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन का प्रतिशत उसमें है 71% और हीलियम है 27%। दोनों आप क्लियर रखेंगे कि दो गैस जो है, तारों में दो गैस महत्वपूर्ण होते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन का प्रतिशत सूर्य में है 71% और हीलियम है 27% और अन्य गैस 2%, जैसे नियोन, सोडियम, कार्बन, ये सारा हो गया 2%। तो ओवरऑल क्या होता है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हाइड्रोजन का कन्वर्जन होगा हीलियम में और उसके बाद हीलियम जलेगा और इसमें लाइट एंड हीट आ जाएगी, तब इसको ओवरऑल तारा कहेंगे। तो तारा के होने की परिभाषा में एक ही चीज़ है कि जिसमें अपना लाइट और हीट दोनों हो उसको तारा कहते हैं। और सूर्य हमारा तारा है क्योंकि सूर्य में लाइट एंड हीट दोनों है, जिससे हमको प्रकाश भी मिलता है, पृथ्वी पर हीट भी मिलता है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य में हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 27%। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, तो हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय संलयन और इसी संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में हीट एंड लाइट आता है। तो सवाल में आएगा कि किस प्रोसेस के द्वारा सूर्य में हीट एंड लाइट आता है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में और जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या होगा? जलना शुरू होगा और लाइट और हीट आ जाएगा। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इसी प्रोसेस पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। नाभिकीय संलयन के प्रोसेस पर हाइड्रोजन बम भी आधारित होता है। और सूर्य में जितना भी ऊर्जा मौजूद है ना, एनर्जी, वो सारा एनर्जी जो है वो प्लाज्मा के रूप में रहता है। प्लाज्मा को थोड़ा समझिए क्या होता है कि प्लाज्मा, आप ग्लू देखे होंगे, गोंद को ओवरऑल निकालिए, हाथ पर रखिए, ठीक है, और उसको बीच सेंटर से चलाइए तो वो पूरा लेविर चिविर घूमेगा। तो वही एज ए लाइक प्लाज्मा वैसा ही होता है, ठीक है। अब जहाँ पर घुमाएंगे वो तेज़ी से घूमेगा, उसके बगल वाला धीरे धीरे घूमेगा और सबसे किनारे पर जो होगा वो और धीरे धीरे घूमेगा। और वो सारा क्या है? प्लाज्मा है, जिसको गांव में देहाती में कहते हैं लट्ठा। तो ठीक है ना, वैसा होता है प्लाज्मा। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा जो है वो प्लाज्मा के रूप में इसमें विद्यमान रहती है। तो अभी तक में हमारा सवाल क्लियर हुआ। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसमें हाइड्रोजन कितना है? 71%, हीलियम कितना है? 27% और अन्य गैस है 2%, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। अब क्या है कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, सूर्य में हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय संलयन और इसी प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में हीट एंड लाइट आता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस पर आधारित है हाइड्रोजन बम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है कि सूर्य की समस्त ऊर्जा प्लाज्मा के रूप में विद्यमान रहती है। प्लाज्मा कैसा होता है? ग्लू के टाइप का, लेविर चिविर, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ तक याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइए। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपको रटना पड़ेगा। साइंटिफिक डेटा है, उसके साथ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। साइंस ने जो डेटा निकाला है उस डेटा को हम लोग पढ़ते हैं और लगभग वही डेटा सही होता है, जैसे सूर्य की आयु, डेंसिटी, ग्रेविटी। तो ये सारा डाटा जो है वो साइंटिफिक डाटा और इसको हमको रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले सूर्य की आयु जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष लगभग। जनरली आमतौर पर जितने भी तारे हैं उसकी आयु है 10 बिलियन वर्ष, लेकिन सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष। जनरली क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सारी लड़कियां जो होती है एकदम होशियार होती है, ठीक है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा, लेकिन एक आध वो लड़की बेवकूफ़ होती है जिसको बिलियन के बारे में नहीं पता है ना। वो 5 बिलियन सुनेगी तो उसको लगता है कि बस 5 बिलियन, सर अभी हमारा शादी भी नहीं हुआ है, मात्र 5 बिलियन ही सूर्य बचेगा। अरे पगली, 5 बिलियन बहुत है। भारतीय ग्रंथ के अनुसार इसमें तुम्हारा 2-4 हज़ार बार शादी हो जाएगा
और तुमको 2-4 हज़ार पति मिल जाएगा, काहे टेंशन ले रही है, पढ़ पहले और बिलियन के बारे में सीख ले, ठीक है ना। तो सूर्य की आयु जो है वो है 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। सूर्य की आयु कितना है, 5 बिलियन वर्ष, और जनरली आमतौर पर जितने भी तारे हैं उसकी आयु 10 बिलियन वर्ष, ठीक है। अब सूर्य का द्रव्यमान मास पूछेगा, तो सूर्य का द्रव्यमान जब भी पूछता है तो वो अर्थ के साथ तुलना करके, ठीक है ना। तो सूर्य का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना सूर्य का द्रव्यमान है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान पूछे कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 किलो। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुना 10⁻24 किलो, और इसका 3,32,000 गुना ज़्यादा है किसका, सन का। आप समझ सकते हो कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा, एकदम वो कैसा खतरनाक होगा सूर्य, एकदम जल के खाक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुना 10⁻24। अब पूछेगा इसका डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, हिंदी ही लिखा है व्यास, तुम क्लियर रहना। अरे बड़ी गजब आदमी है, हिंदी इंग्लिश सर थोड़ा ये बोल देते वो बोल रहे, काहे ऐसा मुँह टेढ़ा कर रहा है। हिंदी इंग्लिश सब ठीक है, चलेगा। तुम डायमीटर को कैलकुलेट करके लिख लो। डायमीटर इसको हिंदी में कहते हैं व्यास, और व्यास जो सूर्य का व्यास है, अभी थोड़ा डायमीटर समझो, जो एक गोला होता है सर्कल, आप मैथ में पढ़ते होंगे, पूरा गोला सर्कल होता है और यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल इसको डायमीटर कहते हैं, और इसका आधा हिस्सा ले तब उसको त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरा जो सूर्य का डायमीटर है वो है 13,92,000 किलोमीटर, और यह पृथ्वी के डायमीटर का 109 गुना है, ठीक है। सूर्य का डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी के डायमीटर का 109 गुना है, ठीक है ना। पृथ्वी के डायमीटर का 109 गुना। अब इसकी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व, तो इसकी जो ग्रेविटी होती है पृथ्वी सन की ग्रेविटी, ये पृथ्वी के ग्रेविटी से 28 गुना ज़्यादा, ठीक है। पृथ्वी के ग्रेविटी से 28 गुना खींचता होगा एकदम चकाचक, ठीक है ना। पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका उससे 28 गुना ज़्यादा है। अगर 10 ले ले तो 280, सीधा 60 से खींच के चिपका लेगा, आदमी को पापड़ बना देगा, ठीक है ना। पापड़ जल के खाक हो जाएगा समझ जाओ। तो पृथ्वी का व्यास कितना है, सॉरी ग्रेविटी कितना है, सन का 28 गुना ज़्यादा ग्रेविटी है। और इसका डेंसिटी घनत्व हमने आपको अब समझाया कि जैसे ये छोटा छोटा कण है, दूर दूर में है, ऐसा ऐसा कण है, तो मतलब डेंसिटी कम है। अब वो क्या, यहीं पर और सारा कण आके रख दिया जाए तो आप देखो डेंसिटी बढ़ गया, कितना डेंसिटी हो गया, कितना डेंसिटी एकदम बढ़ गया। तो यही होता है कि पृथ्वी के डेंसिटी से 20 गुना ज़्यादा डेंसिटी है इसका, सूर्य का। सवाल में पूछेगा कि सूर्य का डेंसिटी कितना है, तो अर्थ के डेंसिटी से 20 गुना ज़्यादा, और अर्थ का एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अर्थ का एवरेज डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसका रोटेशन, सूर्य के घूमने की प्रक्रिया, तो सूर्य भी जनरली वैसे ही घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, जैसे हमारा अर्थ घूमता है वैसे सूर्य भी घूमता है पश्चिम से पूरब की तरफ, ये भी चक्र लगाता है। अब क्या है कि जब ये घूमेगा, ठीक है, तो सूर्य भी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहा होगा। तो सबसे पहले इसका रोटेशन, अपने एक्सिस पर घूमने की प्रक्रिया, तो ये अपने एक्सिस पर दो तरह से घूमती है। एक तो इसका विषुवतीय भाग घूमता है, दूसरा इसका ध्रुवीय भाग। विषुवतीय भाग इसलिए दोनों अलग अलग घूमते हैं कि इसका जो पूरा ऊर्जा है वो प्लाज्मा के, कहीं ठोस नहीं है, प्लाज्मा के रूप में, तो बीच का सेंटर पॉइंट होगा वो तुरंत एक चक्कर लगा लेगा, और बाहरी हिस्सा होगा वो ज़्यादा देर तक चक्कर लगाता रहेगा। तो विषुवतीय भाग घूमता है ज़्यादा देर में 33 दिन में, और ध्रुवीय भाग मात्र 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और सूर्य घूमती है अपने गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर, ठीक है ना, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन, परिक्रमण। तो सूर्य जो परिक्रमण करती है अपने गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर, और यह पूरा परिक्रमण करती है 25 करोड़ वर्ष में। आप इसको ध्यान में रखेंगे, सूर्य अपनी गैलेक्सी का परिक्रमण करती है 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सूर्य अपनी गैलेक्सी का परिक्रमण करती है कितना, 25 करोड़ वर्ष में। और लास्ट एक सवाल कि सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय, 8 मिनट 16.6
6 सेकेंड का। और कभी कभी सवाल में आ जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकेंड में रहेगा तो चलेगा, वो भी सही है। तो आप इसी दोनों को याद रखिए, एग्जैक्ट 8 मिनट 16.6 सेकेंड, अप्रॉक्स 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब आइए सूर्य को थोड़ा सा इसके इंटरनल पार्ट को खोल कर देखेंगे, बाद में एक्सटर्नल पार्ट पे आएंगे। तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ सन यानी कि सूर्य का आंतरिक भाग। अब आंतरिक भाग को समझने के लिए इसको खोलना होगा, और जब ही खोलेंगे, आप कभी मार्केट गए होंगे तो तरबूज खरीदते हैं, तो तरबूज को एक कोनिकल शेप में हमको निकाल कर ऐसा बाहर देता है देखने के लिए कि लाल है कि नहीं लाल है। जरबुद्दी सब जो होता है, आदमी जरबुद्दी दुकानदार को खोल के दिखाओ हमको तरबूज लाल है कि नहीं है, ले जरबुद्दी देख तू। तो वैसा ही सूर्य को हम खोल रहे हैं कि कैसा है, ये लाल है कि नहीं है। तो सूर्य खुला पूरा ऐसा कोनिकल शेप में, तो इसका सेंटर बीच का हिस्सा भी निकलेगा, तो बीच वाले हिस्से को कहते हैं कोर। ठीक है, उसके बाद का जो क्षेत्र आता है उसको कहते हैं रेडिएटिव जोन, हिंदी में कहते हैं विकिरण क्षेत्र। और सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्टिंग जोन, हिंदी में उसको कहते हैं संवहन क्षेत्र। ठीक है ना, तीनों आप समझिए, ये कोर है, ये विकिरण क्षेत्र है, ये संवहन क्षेत्र है। कोर है, विकिरण क्षेत्र है, संवहन क्षेत्र है। ठीक है, पूरा डाटा क्लियर रखिए। ये इंटरनल पार्ट्स है सूर्य का। अभी इंटरनल पार्ट्स खुला। अब कोर में क्या होता है कि कोर में ही हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। अब जहाँ पर कन्वर्ट होगा वहाँ पर हीलियम क्या होगा, जलेगा, तो हीलियम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इसलिए कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और यहीं पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में। आप इसको समझिए कि यहाँ का टेम्परेचर इतना कैसे। घर में गैस चूल्हा जलाइए, और जैसे ही लाइटर जलाएंगे चूल्हा में, तो सबसे नीचे के पॉइंट में आपको दिखेगा आग जलता हुआ ब्लू कलर का, उसके ऊपर दिखेगा थोड़ा थोड़ा वाइट, और सबसे ऊपर दिखेगा रेड कलर का। तो ब्लू कलर का जो जल रहा है उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है सबसे अधिक, और वाइट में उससे कम, और रेड कलर में सबसे कम। ठीक है ना, तो जहाँ केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा और जहाँ पर जलेगा वहाँ तो एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर देगा। इसलिए यहाँ का तापमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और यहीं पर नाभिकीय संलयन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में, रेडिएटिव जोन से 3 प्रकार के रेज निकलते हैं, किरण, गामा किरण, एक्स किरण और फोटोन। फोटोन होता है प्रकाश का सबसे छोटा अणु। सवाल में होता है फोटोन क्या है, फोटोन प्रकाश यानी लाइट का सबसे छोटा कण होता है फोटोन, और ये हमारे पृथ्वी अर्थ तक पहुंचती है। इसके बाद तीसरा है संवहन क्षेत्र। ठीक है, सबसे लास्ट ये संवहन क्षेत्र, सबसे ऊपरी हिस्सा। सवाल में पूछेगा कि इंटरनल पार्ट्स में सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा है सूर्य का, तो सबसे ऊपर का हिस्सा है संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र जिसको कॉन्वेक्टिंग जोन कहते हैं। अब संवहन क्षेत्र में क्या होता है कि आग की लपटें, ज्वाला जलती रहती है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ज्वाला को कभी सूर्य अपनी ओर खींचता है, कभी ज्वाला बाहर हो जाती है। तो उसी क्रम में सूर्य का जो एक बहुत बड़ा गोला यानी कि गैसीय गोला टूटकर और ये अपना ग्रेविटेशन क्षेत्र को छोड़कर बाहर चला जाता है, और ये बाहर जाने के क्रम में वो बड़ा गोला सौर का ज्वाला अगर ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास पहुंच जाए तो वहाँ पर इसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और अगर ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे तो वहाँ इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सूर्य का एक बहुत बड़ा सौर ज्वाला टूटेगा। ठीक है ना, संवहन क्षेत्र, हालांकि इस क्षेत्र से निकलकर यहाँ पहुँचता है, लेकिन टूटने का क्रम इसका संवहन क्षेत्र के पास होता है, और यहाँ से ये टूटेगा और टूटकर अपना ग्रेविटेशन छोड़कर और पृथ्वी के ग्रेविटेशन में जैसे पहुँचेगा, पृथ्वी का ग्रेविटेशन उसको कैच कर लेगा, और कैच करने के मात्र में क्या होगा कि ये जब उत्तरी ध्रुव में पहुँचेगा और वहाँ पर उसको ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और जब दक्षिणी ध्रुव में इसको देखा जाएगा तो वहाँ पर उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में देंगे कि सूर्य से सन से टूटा हुआ सौर का ज्वाला, सौर ज्वाला जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में देखा जाता है वहाँ पर उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में जब उसको देखा जाता है तो उसी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये ज्वाला, सौर ज्वाला जहाँ से टूटती है सूर्य से, अगर मान कर चलिए यहाँ से टूटी तो इस जगह को कहते हैं सन स्पॉट, हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। अब एक आध गो मोटा आदमी है, तगड़ा है, बहुत बड़ा है, अब क्या करेगा, उससे कोई छोटा काम नहीं हुआ तो आदमी तुरंत कहता है कलंक है, तुमसे ही काम नहीं हुआ। तो सेम यही है, सूर्य इतना बड़ा है,
मोटा है और इससे ये संभला नहीं है, टूट के भाग गया उधर, तो यहाँ पर इसको कलंक बन गया, तो इसलिए इसको यहाँ पर सन स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सूर्य के जहाँ से सौर ज्वाला टूटा उस जगह को सन स्पॉट, सौर कलंक कहते हैं। और यही सन स्पॉट जब टूटकर सौर ज्वाला आगे पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आती है और जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती है तो वहां पर उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सवाल में आएगा कि सूर्य से टूटा हुआ सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा सवाल घूमेगा, सवाल में पूछेगा कि सन स्पॉट, सौर कलंक कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच बनता है, तो उसका हमने दूसरा फिगर बनाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेम वही तारबुज वाला फिगर है। सूर्य का इंटरनल पार्ट है तो ऐसा ही दिखेगा, तारबुज टाइप का। ठीक है ना, तो सूर्य का जो सौर कलंक बनता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 40 डिग्री के बीच। 0 डिग्री पे सबसे छोटा होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया छोटा सौर कलंक, 0 डिग्री पे सबसे छोटा और 40 डिग्री पे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सवाल में आएगा कि सन स्पॉट कितने डिग्री पर सबसे छोटा होता है? 0 डिग्री पर, और कितना डिग्री पे सबसे बड़ा होगा? तो 40 डिग्री पर। अभी ध्यान दीजिएगा कि इतना ही पर क्यों करता है, जब हम साइंस में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक है, तो फेंकने के लिए उसको अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए हमको कितना एंगल चाहिए? 45 डिग्री का एंगल चाहिए। इस एंगल में हम फेंकेंगे तो वो चीज़ें बहुत दूर जाएगी। तो सेम यही है, 0 डिग्री से सन स्पॉट बनना शुरू होता है, घूम कर थोड़ा बड़ा होते होते जब 40 डिग्री पर पहुंचता है तो एक एंगल पे पहुंच जाता है, जहां से अगर वो टूटा तो एकदम पूरी स्पीड के साथ भागेगा, और डायरेक्ट भागने के बाद क्या होगा कि अर्थ का ग्रेविटेशन उसको कैच कर लेगा, और जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशन कैच करेगा, अगर यह इसके उत्तरी ध्रुव की तरफ आया तो यहाँ पर इसको कहेंगे ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा तो यहाँ पर कहेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब सवाल में कई बार पूछता है कि सन स्पॉट का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे सन स्पॉट का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कहीं पर हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि सन स्पॉट का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। सन स्पॉट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस। सन स्पॉट कितने डिग्री से कितने डिग्री? 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच बनता है। 0 डिग्री पर सबसे छोटा होता है, 40 डिग्री पे सबसे बड़ा होता है। 40 डिग्री पर यह टूटने के बाद सबसे लंबी दूरी तय करती है, फिर यह पहुंच जाती है पृथ्वी के वायु ग्रेविटेशन में, और पृथ्वी का ग्रेविटेशन इसको कैच कर लेता है। और ये क्या होता है, वहाँ पहुँचने के बाद अगर ये उत्तरी ध्रुव में पहुँचे तो वहाँ ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में पहुँचे तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, डाटा क्लियर। अब क्या है कि 0 डिग्री से बनना शुरू होगा तो यहाँ से टूटेगा नहीं, टूटता है कहाँ जाके? 40 डिग्री पे। जब बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो वहाँ से टूटेगा, और वहाँ से उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करने में भी बनेगा। तो 0 डिग्री पर जब ये बनेगा तो यहाँ 40 डिग्री इसको पहुँचने में 5.5 साल का समय लगता है। ठीक, और फिर वहाँ से इसको रिटर्न यहाँ पहुँचने में 5.5 साल का, तो मतलब एक साइकिल पूरा, एक चक्र पूरा करने में इसको 11 साल का समय लगता है। तो सवाल में आएगा कि सौर कलंक का एक चक्र पूरा होने में कितना समय? तो 5.5 साल जाने में और 5.5 साल आने में, मतलब एक सौर कलंक का एक चक्र पूरा होने में 11 वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है? 11 वर्ष का समय लगता है। अगर ऐसा 100 सौर चक्र पूरा हो जाए, 100, तो आप उसको कहते हैं सोलर इवेंट। ठीक है, उसको 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल को कहते हैं सोलर इवेंट। सवाल में पूछता है कि अगर सौर कलंक का 100 चक्र पूरा हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उस स्थिति को सोलर इवेंट कहते हैं। ठीक है, उस स्थिति को सोलर इवेंट कहते हैं। पूछेगा एक सोलर इवेंट कितने समय में होगा, तो मानकर चलिए कि एक सोलर स्पोर्ट साइकिल 11 साल का होता है। ठीक, तो 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल होगा तब जाकर सोलर इवेंट होगा। तो एक में 11 साल, तो 100 में 11 × 100 मतलब 1100 वर्ष। तो एक सोलर इवेंट होने के लिए कितना समय चाहिए? 1100 वर्ष। अब इसको क्लियर पढ़ेंगे, इसी तरह से ध्यान में रखेंगे, आपका पूरा डाटा क्लियर रहेगा और सारा सवाल बन जाएगा। आप एक बार सवाल को बनाइएगा। अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उसको फिर से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग इंटरनल पार्ट को पढ़ चुके हैं, अब एक्सटर्नल पार्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे। एक्सटर्नल पार्ट को हिंदी में कहते हैं बाहरी आवरण। सूर्य का बाहरी आवरण, वैसा आवरण जो हमको यहाँ पृथ्वी पर से दिख जाता है, उसको बाहरी आवरण कहते हैं। बाहरी आवरण में 3 पार्ट होते हैं, एक फोटोस्फीयर, दूसरा क्रोमोस्फीयर और तीसरा होता है कोरोना या किरीट।
ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटोस्फीयर की। फोटोस्फीयर क्या होता है कि ये जो हमको सूरज का भाग जो पृथ्वी से हमको दिखाई देता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी आप ध्यान देंगे प्रकाश मंडल जो है वो उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन दो तरह का प्रकाश मंडल है। एक पृथ्वी पर भी है जो सामने से मेकअप पूरा चकाचौंध किए हुए हमको दिख जाती है ना, लड़का लोग को एकदम तुरंत दिख जाता है कि ये भी एक फोटोस्फीयर है। तो बाबू ध्यान दो कि तुमको सूरज वाला फोटोस्फीयर चाहिए कि सामने वाला। सामने वाली तुम्हारी कैरियर को हलाल करेगी और सूरज वाला जो है तुम्हारे आँख को। घाटा दोनों में है कि नहीं। तो हमको कोई नहीं चाहिए, बस उसको पढ़ना है, इसको देख के अपना मुड़ी घुरा के उधर चल लेना, ठीक है ना। तो ध्यान दो कि कौन सा फोटोस्फीयर तुमको ध्यान देना है। तो ये फोटोस्फीयर जो हमको सूरज का पार्ट्स दिखता है इसको कहते हैं प्रकाश मंडल, ठीक है ना, हिंदी में। और इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के केंद्र का तापमान हम आपको बता चुके हैं 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद फोटोस्फीयर के बाहर जो सूरज का आवरण होता है, ठीक है ना, बाहर जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन वाला आवरण होता है इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर, ठीक है ना। तो फोटोस्फीयर के बाद का जो पार्ट्स होता है बाहरी आवरण उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। और सबसे बाहर जो होता है, ठीक है, जो हमको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, हम इसके सामने लिख देते हैं कि कब दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है किरीट या कोरोना। अभी हमारा ओवरऑल सूरज जो है क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट डे में जो क्लास चलेगा वो हम सोलर सिस्टम का लेके आएंगे और इसमें आएगा प्लेनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, जितने भी छोटे बड़े चीज़ होंगे सबको हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए, मन लगा के रिजल्ट बनाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना।